नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समूचे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। इधर 15-20 रोज से लगातार भारतीय अवाम ताकत दल ये संवैधानिक संस्थाओं यानी माननीय उच्च न्यायालयगण और सर्वोच्च न्यायालय से लगातार प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा, गुहार लगाता रहा कि ये चुनावी प्रक्रिया रोकिए, इसको कैंसिल करिए, सरकारों को आदेश दीजिए, उनको मजबूर करिए कि कोरोना से अपने भारतीय भाई बहनों की जान बचाएं और सत्ता की हवस को दूर रखें। लेकिन ये न्यायालय एक कॉस्मेटिक दिखावा, हाइपोक्रिटिकल, पाखंडी लिप सर्विस के रूप में सामने आए। न्यायपालिका की इसके अलावा न्यायपालिका की इस देश की राजनीतिक दलों, जो राजनीतिक दल अमूमन इस समाज में विखंडन पैदा करके, भेद विभेद पैदा करके, नफरत पैदा करके वोट बटोरते हैं, वोट हासिल करते हैं, वोट हथियाते हैं, सत्ता हथियाने की साजिश करते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ ये न्यायपालिका अब तक निकम्मी रही है, कायर रही है और निष्प्रभावी रही है। या यूँ समझ लीजिए, इस जो राजनीतिक दल हैं जो कि भारतीय समाज विरोधी भी हैं, भारत राष्ट्र विरोधी भी हैं, उन्हीं की करतूतों का, उन्हीं के इस तरह की हरकतों के का जो जाल है, जो नेटवर्क है, जो तंत्र है, उसी का हिस्सा बन के रह गई ये न्यायपालिका। जबकि वो शपथ लेती है कि वो पीपुल ऑफ इंडिया के लिए काम करेगी, इस देश के संविधान के लिए काम करेगी। लेकिन अफसोस कि उसकी ये भूमिका राजनीतिक दलों के आगे उसकी ये कायरता, उसकी ये निष्क्रियता
और उसका वो निष्प्रभावी होना यह देश के लिए बहुत ही अशुभ लक्षण है। और कभी कभी ये सुनने में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अभी भी जनता का विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर। ये बिल्कुल भूल जाएं, आम जनता का विश्वास न्यायपालिका पर बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका कुछ ही लोगों के स्वार्थ को साधती है, कुछ ही समूह के स्वार्थ को साधती है। यह देश बराबर देख रहा है। और कुछ तो और एक पार्टी है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकोड़ी काकस, इसके सारे पापों को खाने वाली भी न्यायपालिका ही है। और इसको विस्तार से किसी एपिसोड में बताया गया था। और मौका जब भी आएगा भारतीय आवाम ताकत दल ये बताएगा। एक दिखावटी और कॉस्मेटिक अप्रोच के रूप में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही और चुनावी प्रक्रिया रोकने की भी धमकी दिया, लेकिन उसने रोका नहीं। और बाकी जो दिल्ली उच्च न्यायालय का पाखंड, सर्वोच्च न्यायालय का पाखंड, यह हमारी भारतीय आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से कदापि इस जो राजनीतिक दलों के खिलाफ, जो राजनीतिक दल अमूमन समाज में विखंडन पैदा करते हैं, भेद विभेद पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं और इन्हीं गतिविधियों के आधार पर वो वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं और इसकी साजिशें करते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ ये न्यायपालिका और ख़ास करके उच्च न्यायपालिका, मतलब माननीय उच्च न्यायालयगण और सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल निकम्मी और कायर और निष्प्रभावी बिल्कुल दिखी है आज तक। और जीएनपीसी के कई कुकर्मों को, पापों को इसने ढका भी है। फिर भी भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से इनके खिलाफ कोई अपमानजनक गतिविधि न चलाएं, इनको अपमानित नहीं करना है, इनके खिलाफ कोई आंदोलन भी नहीं करना है। बस ये समझना है कि ये संस्थाएं, हमारी न्यायपालिका एक हमारे लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत संस्था है, बहुत ताकतवर संस्था है, और इसका बहुत बड़ा इकबाल है। तो संस्था के रूप में यह बिल्कुल अप्रतिम है, इम्पैरेलल जिसे कहा जाता है विश्व में। और इसी लिहाज से हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, जैसे हमारे परम विद्वान और परम राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी प्रकार परम विद्वान और परम राष्ट्रभक्त हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इत्यादि परम विद्वान और परम राष्ट्रभक्तों ने मिलकर के 2.25 साल के आसपास संविधान बना करके ऐसी संस्थाओं का, हालांकि ये संस्थाएं पहले भी स्थापित हो चुकी थी सन 1861 में,
लेकिन उनको भारतीय संविधान के अनुसार उनको शक्तियाँ देने का काम और जो भारतीय लोकतंत्र के अनुसार उनको शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ और उनके कर्तव्य निर्धारित करने का काम इस भारतीय संविधान ने और भारत के संविधान के निर्माताओं जैसे हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इत्यादि विद्वानों ने भारत का संविधान बना करके इनको शक्तिमान बनाया है, इनको और इनके इकबाल को स्थापित किया है। तो आज उनकी जो ये दुर्दशा है, उनकी दुर्दशा नहीं बल्कि जो भारतीय आवाम के लिए, हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए ये बिल्कुल वो निकम्मा साबित हो रही हैं। तो इनमें संस्था के रूप में कोई दोष नहीं है। इसमें जो ये स्वार्थी राजनीतिक दल है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, इसने अपने तत्वों को, अपने एजेंटों को इन संस्थाओं में भरा हुआ है। 1993 का जो फैसला 5 जजों का कॉलेजियम के लिए था, कॉलेजियम भी कोई इसका इलाज नहीं कर पाई। जो तत्व पहले से भरे गए थे जीएनपीसी के, उन्हीं के अंडे बच्चे ही आगे इन उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचते हैं। तो समस्या तत्वों से है, समस्या संस्था से नहीं है। संस्था तो अपने आप में विश्व में सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी इकबाल वाली है, लेकिन जनता के लिए कितनी निकम्मी और निष्प्रभावी है कि हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इसको गौर से देखे। इसलिए और इस तरह की समस्या में न्यायपालिका नहीं है। इस तरह की समस्या की जड़ में हम आप हैं, जो कि अपने ही दुश्मन, भारत समाज के दुश्मन, भारत राष्ट्र के दुश्मन को ये चुन करके और स्वार्थों में चुन करके यानी वो सरकार में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, और जब एक बार वो सरकार में व्यवस्था में पहुंच जाते हैं, वही प्रदूषण हर व्यवस्थाओं में वो फैलाते हैं। तो इसकी जड़ में न्यायपालिका उतना नहीं है, इसकी जड़ में हम आप हैं, जो कि स्वार्थ, कैसा स्वार्थ, वही स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं किसमें, जातिवाद में। जो जातिवाद भारतीय समाज का जो जहर है, उसी जहर में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जातिवाद में साधते हैं। उस प्रकार हमारे भारतीय समाज का जहर है संप्रदायवाद या समुदायवाद या सांप्रदायिकता, उसमें भी हम व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। और उसी प्रकार भाषावाद हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा जहर है, उसमें भी हम व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। और भाषा आधारित जो प्रांत बना था, उस गद्दार नेहरू ने तो प्रांतीय कट्टरता भी हमारे इस देश की दुश्मन बनी हुई है। तो प्रांतवाद में भी हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। और क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, इन सब में हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हुए इस भारतीय समाज के शत्रुओं को, भारत राष्ट्र के शत्रुओं को अपने सिर पर बिठाते हैं, भारत राष्ट्र के सिर पर इस अभिशाप को बिठाते हैं और सरकार जैसी संस्थाओं में भेजते हैं, जहाँ से वो
लोकतंत्र के अन्य अंगों जैसे न्यायपालिका इत्यादि को प्रदूषित और जनता के लिए निकम्मी बना के रखी हुई है। अब देखिए ना, भारतीय जनता दल बराबर ये विनती करता रहा, ये जो चुनाव परिणाम आएंगे तो ये हमारे कोरोना से जो मारे गए भारतीय भाई बहन हैं उनकी लाशों पर ये जश्न मनाएंगे। पाखंडी दिखावा के रूप में कुछ न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय किसी ने आदेश जारी कर दिया, चुनाव आयोग ने भी कर दिया। अब चुनाव आयोग की सुनता कौन है? लोगों ने जश्न मनाया थोड़ा सा इधर उधर फर्क करके। तो ऐसे तत्व हैं, उनके माथे पर यह शिकन नहीं दिखी कि हमारे लाखों भारतीय भाई बहन अब तक मारे जा चुके हैं कोरोना से, उनके लिए दुख मनाएं और भारतीय भाई बहनों की जान न जाए इसके लिए कुछ करें। लेकिन वो अपनी अपनी पार्टियों के विजय पर जश्न मना रहे थे। चुनाव आयोग का आदेश हो, जब माननीय उच्च न्यायालयगण का आदेश हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो, सिर्फ दिखावा के रूप में थोड़ा सा इधर उधर का फर्क सिर्फ दिखावे के रूप में वो किया गया। इतनी इस कदर की बेहयाई, इस कदर की बेशर्मी अपना मुल्क ये विटनेस कर रहा है, देख रहा है। इस संबंध में परसों एक न्यूज़ फ्लैश कर रही थी कि रोहित सरदाना एक पत्रकार है किसी टीवी चैनल का, उसकी कोरोना से मृत्यु हो गई। तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे इतने भारतीय भाई बहन मारे गए, उसके प्रति किसी ने संवेदना व्यक्त की, किसी ने श्रद्धांजलि दी। और यही मीडिया जब पिछले साल यही केजरीवाल मजदूर भारतीय भाई बहनों को साजिश करके कोरोना के ही संकटकालीन समय में दिल्ली से निकलने को मजबूर किया उसने, और वो मजदूर भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, बिहार के और भी प्रदेशों के, वो अपने सिर पर अपने सामान रख करके पैदल हजारों किलोमीटर जाने को मजबूर किया इस गद्दार केजरीवाल ने, पिछले साल भी और इस साल भी। तब ये मीडिया कहाँ था? तब ये गद्दार मीडिया कहाँ था? तो यही दिखाता है कि इन किस्मों की जो एक प्रिविलेज्ड मेंटेलिटी, विशेषाधिकार प्राप्त, अभी रोहित सरदाना मर जाए तो तमाम जो है वो श्रद्धांजलि, अभी वो गद्दार राहुल मर जाए तो उससे बड़ी वो श्रद्धांजलि, मोदी मर जाए तो उससे बड़ी जो है वो श्रद्धांजलि। कि हमारे लाखों भारतीय भाई मारे गए, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं। ये मेंटेलिटी का, दृष्टिकोण का खोट है जिसके सख्त खिलाफ भारतीय अवामता का दल है। सभी भारतीय भाई बहनों को प्राथमिकता देनी होगी हमारे आम भारतीय भाई बहनों के प्रति, कि उन पर क्या बीत रही है, वो क्या झेल रहे हैं। कदापि एक ज़माने में नेहरू परिवार की भक्ति, और आज भी चल रही नेहरू परिवार की भक्ति, अब मोदी की भक्ति, और जो वाम दलों की भक्ति, और जो स्थानीय जो क्षत्रप हैं, लोकल सटर्प्स हैं, स्थानीय या क्षेत्रीय जो क्षत्रप, लोकल ओरिजिनल सटर्प्स,
सट्रैप्स हैं, जैसे ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु का वो स्टालिन, डीएमके का, एआईएडीएमके के, वाईएसआरसीसी का वो जगन मोहन रेड्डी, टीडीपी का वो चंद्रबाबू नायडू, अकालियों के नेता। तो इनके प्रति जो है अंधभक्ति, ये हमारे मुल्क को और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है। भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये अच्छा, और हाँ, और भी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश, मुलायम, मायावती, इनके भी अंधभक्त हैं। तो ये अंधभक्ति जो है इस मुल्क को और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को बहुत तकलीफ दे रही है। भारतीय जनता दल इन सबसे निवेदन करता है कि इन समाज के अभिशापों को, समाज के तोड़ने वालों को, समाज में विखंडन करने वालों को, समाज में नफरत करने वालों के प्रति भक्ति छोड़ करके अपनी यानी साधारण भारतीय आवाम के प्रति भक्ति दिखाएं, संवेदना दिखाएं, उसकी चिंता करें। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर मोदी महोदय ने ममता बनर्जी को बधाई दी, राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी, और कौन ममता बनर्जी, जिसने चुनाव प्रचार के दौरान भारत विरोधी छाती तान करके उसने वक्तव्य दिया कि मैं पश्चिम बंगाल से एक हिंदी भाषी को निकाल बाहर करूंगी, हिंद महासागर में फेंक दूंगी। और इसी प्रकार की हरकत ये शिवसेना भी करती है महाराष्ट्र में। दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ मारपीट और घृणा कभी हमारे दक्षिण भारत के भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, उत्तर भारत के हमारे भारतीय भाई बहनों के खिलाफ इसी तरह की भारत विरोधी की हरकतें करती रहती है शिवसेना। और उसी तरह की हरकत ये गद्दार ममता बनर्जी ने किया। दुख इस बात का है कि हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों ने इतनी बड़ी भारत विरोधी और भारत के गद्दार ममता बनर्जी को और उसकी पार्टी को वोट दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है, उनकी मानसिकता पर सवाल है। और मानसिकता और अपने भारतीय भाई बहनों की किस तरह की मानसिकता रही है, वह हमेशा सवालों के घेरे में रही है। इन सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से जरूर पूछेगा। जैसे अब कहाँ से शुरू होता है, कुछ नमूना आप सभी लोग देख लीजिए। जब भारत को तोड़ने का, भारत को विभाजित करके सत्ता हथियाने का तांडव ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उसका साथ दे रहा था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, दोनों जो है सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने का तांडव, वो भी देश बांट करके। उनकी साजिश ये थी कि देश से एक टुकड़ा पाकिस्तान निकाला जाए
और जिन्ना साहब के मुंह में डाला जाए और उनके मुंह को बंद किया जाए, तभी जाकर के नेहरू को, गद्दार नेहरू को सत्ता या प्रधानमंत्री पद मिल सकता है। और जबकि ये भारतीय जनता पार्टी दल ने बताया है कि उस नेहरू के पक्ष में कांग्रेस थी ही नहीं, एक भी व्यक्ति कांग्रेस से इस जो है नेहरू के पक्ष में प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल नहीं था। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ही सबको, सरदार पटेल, इसके पक्ष में अधिकांश कांग्रेस के लोग थे, उनको दबा करके, उनका दबाव डाल करके इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, इस गद्दार देश के गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे किया, देश बंटवाया। और जैसा कि पिछले कई एपिसोड में बताया गया है कि देश बांटना तो लॉर्ड जो उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी चाहता था, लेकिन इस अपराध के लिए वो अपना कंधा जो है साफ करना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि ये नेहरू तभी प्रधानमंत्री बन सकता है जबकि देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस खुद लाए। और ये बात भारतीय जनता पार्टी दल ने पिछले कई एपिसोडों में बताया हुआ है कि जब ये खबर फैली कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस से कहा हुआ है कि नेहरू प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जबकि देश को बांटने का, देश को विभाजित करने का प्रस्ताव कांग्रेस खुद लाए, तो कांग्रेस जरूर निश्चित रूप से ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थी, लेकिन जनता के सामने वो इस हद तक नहीं जा सकती कि देश को बांटने का प्रस्ताव पास करे। तो लोगों को बिल्कुल यकीन था कि ये कांग्रेस देश को बांटने का प्रस्ताव नहीं पास कर सकती, लेकिन इस कांग्रेस ने लोगों का भरोसा तोड़ा, लोगों के साथ विश्वासघात किया और वो भी कांग्रेस तो तैयार नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को उतना दोष देना ठीक नहीं है। यही मोहनदास करमचंद गांधी फिर साजिश किया, लोगों को दबाव में इस तर्क पर लिया कि ये जो जवाहरलाल नेहरू है इस सत्ता का भूखा है और लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ये धमकी दिया है कि यदि उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो वो कांग्रेस को तोड़ देगा। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उन कांग्रेसियों को समझाने में कामयाब हो गया कि कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए देश को तोड़ना जरूरी है। और इसी तरह के आधार पर वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस में देश को बांटने का, देश विभाजन का प्रस्ताव जो है पास करवा लिया। ये देश को जानना चाहिए। अब ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ही बताएं कि जो ये कांग्रेस भले इसे मोहनदास करमचंद गांधी के दबाव में नहीं सही देश बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है, इसका इल्जाम किसी और के मत्थे कैसे मढ़ सकती है। समझ जाइए कि इन कांग्रेसियों ने, इस जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांदार चौकड़ी वालों ने कितनी बड़ी साजिश की। नेहरू और गांधी ने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कितनी बड़ी साजिश की कि इसका भी इल्ज़ाम तो जिन्ना साहब के मत्थे मढ़ा। जबकि
जिसमें कांग्रेस चाहती थी पटेल को, सरदार पटेल को, उसी समय देश की आवाम कुछ बातों को छोड़ करके वो जिन्ना साहब को चाहती थी। उसका बस एक ही तर्क था कि यदि देश को बंटने के खतरे से बचाना है तो जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और इसी जनमानस की भावना को देखते हुए जब मारकाट शुरू हो गई थी, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, तो यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी दिखावे के रूप में, पाखंड के रूप में चिट्ठी लिखा इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कि भाई तुम प्रधानमंत्री का पद छोड़ दो, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दो, सिर्फ दिखावे के रूप में। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने क्या जवाब दिया उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि जिन्ना को प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की कौड़ी, मैं उसको अपने कैबिनेट में चपरासी भी नहीं बनाऊंगा। इतना अपमानजनक ये उसकी दुर्भावना और अल्फाज। इसको देश जाने कि देश को बांटने वाले यही दोनों हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। और उसका इल्ज़ाम किसी और के सिर पर जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे पर। और इस तरह की साजिश जो है कि देश को बांटना और उसका इल्ज़ाम जो है वो जिन्ना साहब के माथे मरना, इसमें बीजेपी भी शामिल है, आरएसएस वाले भी शामिल है, सब एक साथ में है। बीजेपी, आरएसएस और जीएनपीसी एक साथ हैं कि ये जानते हैं कि देश को बांटने में यही दोनों हैं। और एक साजिश के तहत ये जिन्ना साहब के ऊपर जो है ये मर रहे हैं। और उसी अनुसार इन सबों ने झूठा अपने चाटुकार इतिहासकारों से इतिहास भी लिखवाया। तो और यही नहीं, यह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के साथ, हमारी भारतीय आवाम के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया। वो लोगों को ये भरोसा दिलाया कि भाई पाकिस्तान जो है किसी भी हालत में बनने नहीं देगा। वो ये कहता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लोगों ने यकीन किया, भरोसा किया, विश्वास किया। ये बुढ़ा आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा, आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, मर भी जाएगा, तब भी देश को बंटने नहीं देगा। लेकिन देश ने उसमें देखा होगा ये बातों तो उसने बहुत ही झूठी और अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। और सरदार पटेल को दबाव में डाल करके उस नेहरू को आगे किया जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। और उसी नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए ये कांग्रेस में भारत विभाजन का प्रस्ताव पास करवाया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो जीएनपीसी वालों ने, और ख़ास करके जीएनपीसी का जो गद्दार था वो नेहरू, अपने इन सभी पापों को ढकने के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में, एक मजबूत शील्ड के रूप में इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता, अहिंसा का पुजारी, सत्य का पुजारी का ढिढोरा अपने देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिटवाया। इसमें सिर्फ अपने पापों को ढकने के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए।
आज उसी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी से निकली हुई है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, और ममता बनर्जी उसी प्रवृत्ति की, ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल से एक एक हिंदी भाषियों को निकालेगी, हिंद महासागर में फेंकेगी, और उसको हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको वोट कर रहे हैं। तो इतने बड़े गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, और इतना ही नहीं, गद्दार नहीं, सुभाष चंद्र बोस को इसने मरवाया। बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है, मैंने बार बार, और जब ये भारतीय जनता दल लोगों के बीच में आएगा इसको विस्तार से और विधिवत बताए। लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया इसने, नेहरू ने मरवा कर जो है नेताजी के परिवार पर जासूसी भी इसने करवाया, और लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके एक ऐसा दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें हमारे वो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम सभी भारतीयों के दिल में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती के रूप में सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़े त्याग करने वाले, सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में विराजमान है हम आप सभी के दिलों में। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाए उसी दस्तावेज। और भारत सरकार पर एक जिम्मेदारी दी गई उसी के तहत, जब भी वो पाए जाएं भारत में, भारत सरकार उनको पकड़ करके अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में वो इंग्लैंड को सौंपे। ये घोर गद्दारी उस जवाहरलाल नेहरू की देश ने देखा होगा, तब भी उसको वोट मिला ना, तब भी हमारे देश की आदरणीय भारतीय भाई बहनों की मानसिकता ने उसको वोट दिया। हमारी भारत की खुद की 42,000 वर्ग मील अक्साई चीन सहित इसने चीन को सौंप दिया। तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उसको साजिश करके एक थाली में सजा करके वो चीन को सौंप दिया इस गद्दार नेहरू ने। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, लेकिन साजिश करके एक तो 40% वो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में के कब्जे में रहने दिया, जो कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में छोड़ दिया, और जो कश्मीर बचा भी उसको इस गद्दार नेहरू ने उस पाकिस्तान का एक उपनिवेश बना दिया, जिसमें भारत विरोधी ये अलगाववादियों का, आतंकवादियों का और पाकिस्तान परस्तों का पूरा वर्चस्व स्थापित करना, और उसी माहौल के चलते हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, उनको आतंकित करके और फिर उनको अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया। तो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के निष्कासन में कि जड़ में ये गद्दार नेहरू है, लेकिन ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी वाले, और उसी के साथ उसी की ताल में ताल, उसी तर्क में तर्क ये मिलाते हैं बीजेपी वाले कि यह मुसलमानों ने किया है। यही तो है, नेहरू की सारी गद्दारियों को ढकने के लिए इस जीएनपीसी और
ये बीजेपी वाले जनमानस में ये फैलाए हुए हैं कि सारे का सारा जो है हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के द्वारा। इसीलिए भारतीय जनता दल बता रहा है कि इस मुल्क के साथ गद्दारी वो जवाहरलाल नेहरू की है, मोहनदास करमचंद गांधी की है। इसको समझने समझाने में दिक्कतें आ रही हैं। ये दिक्कतें आ रही हैं सिर्फ इसी मानसिकता के चलते जो ये जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वालों ने, बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने जो ये मानसिकता फैलाई हुई है कि इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे माने कि हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को जिस तरह से निकाला गया, और भी समस्याएं हैं, पाकिस्तान बनना हुआ, पाकिस्तान जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता दल ने बताया, यही दो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ सत्ता दिलाने के लिए देश को बांटा गया, पाकिस्तान बनवाया गया। और एक बात और थी कि ये जो जवाहरलाल नेहरू था बहुत ही ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक दुश्मन और गद्दार था। तो इसीलिए पाकिस्तान जानता था कि पाकिस्तान निकलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का यह एक टूल बन जाएगा, एक हथियार बन जाएगा भारत के खिलाफ, और इसके लिए इसने पाकिस्तान बनवाया। तो उस जवाहरलाल नेहरू को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की मानसिकता ने उसको वोट किया कि नहीं किया? किया ना। यही जीएनपीसी वालों ने हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया। तो राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से जीता और पश्चिम बंगाल में ये कम्युनिस्ट वाले, ये वाम दल हमारे उसी आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगातार सरेआम गाली देते रहे। तो हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन तो देखते होंगे कि जिस आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश पूजता है, अपने दिल में बिठाए हुए है, और हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन तो और भी संवेदना के साथ और भी सम्मान के साथ उनको दिल में बिठाए हुए हैं। तो उस आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये कम्युनिस्ट वाले बराबर गाली देते रहे, और पश्चिम बंगाल के आदरणीय भारतीय भाई बहनों की मानसिकता ने उस गाली देने वाले कम्युनिस्ट को 38 साल तक लगातार जो है वो उस सत्ता में बिठाया। यह भी एक बहुत बड़ी वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो पश्चिम बंगाल के हैं उनकी मानसिकता पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज जब ये ममता बनर्जी ये कहती है कि हम सभी हिंदी भाषियों को बाहर निकाल देंगे, हिंद महासागर में फेंक, तब भी वही मानसिकता आज उसको उठ कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता दल इसका जवाब पूछेगा जरूर, हमारे उन्हीं आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं, जरूर पूछेगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद ने इसी दिन के लिए जो है वो कुर्बानी दी थी। शहीद आजम भगत सिंह ने इसी दिन के लिए वो कुर्बानी दी थी कि कोई कहे कि हम इसको बाहर निकाल देंगे, उद्धव ठाकरे कहे कि नहीं हम उत्तर भारतीयों को निकाल देंगे, इसी दिन के लिए।
इस गद्दार ममता बनर्जी को वोट करना हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को के आदर्शों की हत्या है। ये सभी हमारे पश्चिम बंगाल के आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझें और ये सवाल पूछने के लिए बहुत जल्द भारतीय वाम ताकत दल आएगी। ये भावना है भारतीय वाम ताकत दल की, लेकिन ये गद्दार किस्म का ये मोदी जो है उस गद्दार ममता बनर्जी को बधाई दे रहा है। राजनाथ की भी गद्दारी है जो भी उसको बधाई दे रहा है। और भारतीय वाम ताकत दल की सरकार होती तो हमारे भारतीय भाई बहनों की गलती हो तब भी उसको बर्खास्त करती और उसको नस्ल में नाबूद करती, ऐसे गद्दार ममता बनर्जी को। उद्धव ठाकरे को भी वो बर्खास्त करते। और जो दक्षिण में रहने वाले दक्षिण के राज्यों में जिस तरह का जहरीला वातावरण ये डीएमके फैलाया हुआ है उसको भी बर्खास्त करते। देश में जिन बातों के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन आदर्शों के लिए जिस कल्पना के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से थे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु से थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थी, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा जो कि कर्नाटक से थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेली जो कि नागालैंड से थी। इस प्रकार और भी अमर शहीदों ने जिन आदर्शों के लिए जिस कल्पना के लिए अपना प्राणों की आहुति, अपने जीवन का बलिदान भारत माता की बलवेदी पर दिया हुआ, जिनकी बदौलत ये हमको आज़ादी मिली है, इन कांग्रेसी दलालों और मुखबिरों के द्वारा नहीं मिली है। आज उनके आदर्शों की हत्या हो रही है गद्दार ममता बनर्जी के द्वारा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के द्वारा, औरों के द्वारा, स्टालिन के द्वारा। लेकिन भारतीय वाम ताकत दल को पूरा विश्वास है। और केरल में जो कि अपने को शिक्षित कहते हैं, वह वामदल जैसे गद्दार राजनीतिक संगठन को चुन रहे हैं। तो ये सारे सवालात भारतीय वाम ताकत दल करेगा, उनसे जवाब मांगेगा, उनको समझाएगा। इस तरह से इन देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को चुनना बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है और करके बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभिशाप को देश के ऊपर बिठाना। और अब इस अभियान को और भी तेज करेगा भारतीय वाम ताकत। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।